Hello everyone, how are you? It's me Navid here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is our lecture 12th of Fluid Mechanics. In this lecture we are going to discuss about drag on cylinder, development of lift on a circular cylinder, development of lift on airfoil and drag on a flat plate. So first we will discuss about drag on cylinder. ड्रैग ऑन सिलेंडर मीन्स फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से जो सिलेंडर पे फोर्सेस एक्सर्ट होंगी उन फोर्सेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. So force exerted by the flowing fluid on the cylinder in the direction of flow depends upon the Reynolds number. This is the important point from examination point of view. अब फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से जो सिलेंडर पे फोर्सेस एक्सर्ट होंगी वो जनरली रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड करेंगी. सो नीचे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट क्या पड़ता है जब फ्लोइंग फ्लूइड की वजह से सिलेंड्रिकल कंटेनर पे फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं. अब फर्स्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 0.2 in this case inertia force will be less than viscous force and it means that कि flow pattern will be symmetrical. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम होगी तो उस केस में जो इनर्शिया फोर्सेज होंगी वो विस्कस फोर्स से कम होंगी. इट मींस दैट कि विस्कस फोर्सेज विल बी प्रीडोमिनेंट देन द इनर्शिया फोर्सेज. तो उस केस में जो फ्लो पैटर्न होगा वो सिमेट्रिकल होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1 इन दिस केस ड्रैग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर. तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होगी उस केस में जो ड्रैग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेनॉल्ड नंबर के. इफ रेनॉल्ड नंबर लाइज बिटवीन 1 to 2000 इन दैट केस सीडी विल डिक्रीज एंड रीचेस अप टू 0.95 एट व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज 2000. तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 और 2000 के बीच में लाई करेगी उस केस में जो सीडी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 होगी उस केस में सीडी की वैल्यू कितनी होगी 0.95. If Reynolds number lies between 2000 to 3 into 10 raised to power 4, in this case, CD will increase and attains maximum value of 1.2 at Reynolds number 3 into 10 raised to power 4. तो जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 और 3 into 10 raised to power 4 के बीच में लाई करेगी उस केस में CD की वैल्यू इंक्रीज होगी और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 into 10 raised to power 4 होगी उस केस में CD की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो वैल्यू कितनी होगी 1.2. If Reynolds number lies between 3 into 10 raised to 4 to 3 into 10 raised to 5. In this case, CD will decrease and at RE is equal to 3 into 10 raised to 5, CD will be equal to 0.3. So, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 into 10 raised to 4 और 3 into 10 raised to 5 के बीच में लाई करेगी उस केस में CD की वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 into 10 raised to 5 होगी उस केस में CD की वैल्यू कितनी होगी 0.3. कुछ केसेस में CD की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और कुछ केसेस में CD की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. कभी सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1 और 2000 के बीच में लाई कर रही है तो बताओ CD की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से लेकर 3 into 10 raised to 4 के बीच में लाई करेगी उस केस में CD की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें है इफ रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 3 into 10 raised to 6 इन दिस केस CD विल इंक्रीज एंड इट्स वैल्यू इज 0.7 एट द एंड. जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3 into 10 raised to 6 से ज्यादा होगी उस केस में CD की वैल्यू इंक्रीज होगी और एंड पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.7 आएगी. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ लिफ्ट ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर. सर्कुलर सिलेंडर में जो लिफ्ट डेवलप होगी उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इफ द एक्सेस ऑफ द बॉडी आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन दैट केस लिफ्ट विल बी 0. ये पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया कि जब भी बॉडी की एक्सेस जो होगी वो पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तो उस केस में जो लिफ्ट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी. बट व्हेन अ कांस्टेंट सर्कुलेशन T इज इंपोर्टेड ऑन द सिलेंडर लिफ्ट विल एक्ट ऑन द सिलेंडर. बट जब हम सिलेंडर को सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे उस केस में लिफ्ट जो है सिलेंडर पे एक्ट करेगा. अब वो सर्कुलेशन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. T इज इक्वल टू 2 into पाई इंटू आर यू थीटा. अब यू थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पाई इंटू एन इंटू डी अपॉन 60. एन हमारे पास यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हम सिलेंडर को प्रोवाइड करेंगे और डी हो गया हमारे पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर. ड्यू टू दिस कांस्टेंट सर्कुलेशन इन अपर हाफ पोर्शन थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री एंड हेंस वेलोसिटी इज पॉजिटिव. यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है. यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो है अभी ये रोटेट कर रहा है. फ्लो की डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है. अब जिसका अपर हाफ होगा मतलब ये टॉप वाला पोर्शन जो होगा इस केस में इस कांस्टेंट सर्कुलेशन की वजह से थीटा की वैल्यू जो है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में चेंज होगी और वेलोसिटी जो होगी इस केस में पॉजिटिव होगी. तो इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और इस केस में वेलोसिटी नेगेटिव आएगी. इन लोअर हाफ पोर्शन थीटा वेरीज फ्रॉम 180 to 360 डिग्री एंड हेंस वेलोसिटी इज नेगेटिव. अब जो इसका लोअर वाला पोर्शन है इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में चेंज होगी और जो वेलोसिटी होगी इस केस में नेगेटिव होगी. तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में चेंज होगी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देयरफॉर अगर हमने यहाँ से लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट करना होगा इट विल बी इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू रो इंटू एल इंटू यू इंटू टी. अब ये टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कुलेशन जो भी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा दिस 2 पाई आर यू थीटा. तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करके
यहाँ से लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रो डेंसिटी है, एल हो गया लेंथ ऑफ सिलेंडर, यू वेलोसिटी हो गया, ये दिस टी इज सर्कुलेशन। Drag force on rotating cylinder is zero because velocity and pressure distribution is symmetrical about the vertical axis. So rotating cylinder के केस में जो drag force की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, क्यों velocity distribution और pressure distribution जो है वो symmetrical है about the vertical axis. अब जो पिछला वाला लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो drag force होता है इज द algebraic sum of pressure force और shear stress. इस केस में ये दोनों वैल्यूज जो है वो जीरो आ रही है, तो दैट्स व्हाई drag force जो है रोटेटिंग सिलेंडर के केस में जीरो आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट अगर हमने रोटेटिंग सिलेंडर के केस में फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू CL इज इक्वल टू 2 पाई यू थीटा 1 अपॉन कैपिटल यू। अब यू थीटा 1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ सिलेंडर, और कैपिटल यू तो आपको पता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो फ्लूइड की है। सो अगर हमने यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल यू साइन थीटा प्लस जो सर्कुलेशन का टी है अपॉन 2 पाई आर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जाता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लिफ्ट ऑन एन एयरफॉइल। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एयरफॉइल, देन वी कैन फाइंड आउट द लिफ्ट ऑन द एयरफॉइल। एन एयरफॉइल इज अ स्ट्रक्चर विद कर्व्ड सर्फेसेस designed to give the most favorable ratio of lift to drag in flights, used as the basic form of wings, fins etc. for most aircrafts. अब एयरफॉइल हम किसको कहते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होता है। अब इसको डिजाइन हम किस लिए करते हैं, सो डैट कि हमें ये ड्रैग और फ्लाइट का एक फेवरेबल रेशो दे। So the airfoil simply means wings of an aircraft or wings of an helicopter. So helicopter का या aircraft का वो पार्ट जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करता है, that is known as airfoil. अब wings ले लो, आप fins ले लो, these are the parts which helps the aeroplane to fly in the air. So these wings or these fins of the aircrafts are known as airfoils. So इस डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन शो किए हुए हैं। यहाँ पे विंग्स दिखाए हुए हैं एरोप्लेन के, सेंट्रल पार्ट इसका एयरप्लेन है, जो साइड के लिए हमारे पास विंग्स दिखाए हुए हैं, फ्लो ऑफ एयर जो है किस डायरेक्शन में है, उसकी वजह से जो है इन एयर फॉइल्स में या विंग्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे एयर फॉइल भी क्लियरली डायग्राम में शो किया हुआ है। हमारे पास जो है अलग अलग शेप्स की मैंने यहाँ पे एयर फाइल्स ड्रॉ की हुई है। फर्स्ट केस में हमारे पास जो यहाँ पे मैंने एयर फाइल ड्रॉ की हुई है, ये सिमेट्रिकल एयर फाइल है, क्योंकि इसको अगर मैं सेंटर से काटूंगा तो इसके बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो सेंट्रल लाइन आती है इसको हम यहाँ पे कॉर्ड लाइन कहते हैं। दिस इज अनसिमेट्रिकल एयरफॉइल। सो दीज एयरफॉइल्स आर कनेक्टेड इन इंक्लाइन डायरेक्शन विद द प्लेन। तो ये इंक्लाइन डायरेक्शन में प्लेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाती हैं, इसको हम अल्फा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो लिफ्ट ऑन एयरफॉइल इज ड्यू टू द नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द एयरफॉइल। अब लिफ्ट यहाँ पे जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज नोन एज लिफ्ट। तो इस केस में जो लिफ्ट अकर होती है वो किसकी वजह से होती है, जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है अपर पार्ट ऑफ द एयरफॉइल में, उसकी वजह से यहाँ पे लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। Now drag force is always small due to its designed shape which is a streamline. ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो होती है प्लेन में बहुत कम होती है, क्योंकि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम आए, क्योंकि ड्रैग फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स होती है जो प्लेन के मोशन को अपोज करती है। तो दैट्स वाई कि इसको इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू बहुत कम आए। So as you can clearly see here in the diagram, there are generally four main types of forces that generally acts on the aeroplane when it's flying. First is weight, which is acting vertically downward. Second is lift, which is acting vertically upward, जो weight of plane को balance करने में help करती है. And the third is thrust, which is acting in the direction of motion of plane. And the fourth is drag, which is acting in the opposite direction of the motion of the plane. तो यहाँ पे clearly चारों forces जो है डायग्राम में शो की हुई है। In that case, CL will be equal to, CL means coefficient of lift will be equal to 2 into pi into sin alpha। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी कि जो एयर फाइल है उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, that will be alpha। Now in case of steady state of flying object, अगर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है सपोज करो प्लेन जो है स्टेडी स्टेट में है, तो इस केस में क्या होगा कि वेट ऑफ एयर प्लेन विल बी इक्वल टू लिफ्ट फोर्स प्लस थ्रस्ट डेवलप्ड बाय इंजन। सो इस केस में जो वेट होगा प्लेन का वो किसके बराबर आ जाएगा, लिफ्ट फोर्स प्लस जो इंजन थ्रस्ट डेवलप करेगा। तो W विल बी इक्वल टू लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू C इंटू एल रो इंटू A इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ से लिफ्ट फोर्स को या वेट ऑफ एयरप्लेन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू C इंटू एल रो इंटू A इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्रैग एंड लिफ्ट ऑन अ फ्लैट प्लेट। तो जब प्लेट फ्लैट होगी उस केस में ड्रैग और लिफ्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इसमें जनरली दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि जब प्लेट जो होगी पैरेलल टू फ्लो होगी, और सेकंड केस इसमें ये बनता है कि व्हेन प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन प्लेट इज पैरेलल टू फ्लो। व्हेन प्लेट इज पैरेलल टू फ्लो डायरेक्शन, इन दिस केस प्रेशर इज एक्टिंग ऑन 90 डिग्री विद द फ्लो डायरेक्शन। तो इट मीन्स दैट थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब प्लेट जो होगी पैरेलल टू होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अब क्योंकि फ्लो जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेट भी इसके पैरेलल ही है, तो उस केस में जो प्रेशर एक्ट करेगा वो 90 डिग्री एक्ट करेगा विद द फ्लो डायरेक्शन। प्रेशर की डायरेक्शन अभी क्या है,
अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब जो डाउनवर्ड प्रेशर है दिस इज पॉजिटिव एंड दिस अपवर्ड प्रेशर इज नेगेटिव, क्योंकि दोनों को हम सेम साइन में नहीं रख सकते हैं, किसी को हमें पॉजिटिव और किसी को हमें नेगेटिव रखना था यहाँ पे। सो इट मीन्स डैट कि जब प्लेट जो होगी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगी, उस केस में जो प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेट के, तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दिस केस ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ नॉट डी ए। अब टाउ नॉट हमारे पास यहाँ पे क्या है शेयर स्ट्रेस, और डी ए हमारे पास यहाँ पे क्या है एलिमेंट्री एरिया ऑफ द प्लेट। तो टोटल ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हम इसके टोटल एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ नॉट इंटू बी इंटू एल। अब बी हमारे पास यहाँ पे क्या है विड्थ ऑफ प्लेट, एल होगी हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेट, तो यहाँ से इसका टोटल एरिया निकल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट टोटल ड्रैग फोर्स इन केस व्हेन इट इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब यहां से अगर हमने लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू बी इंटू एल। अब पी हमारे पास यहाँ पे क्या है प्रेशर है, बी हो गया विड्थ और एल हो गया लेंथ। तो नेगेटिव साइन इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इट इंडिकेट्स दैट एफ एल इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन अपर फेस ऑफ द प्लेट। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए दिया हुआ क्योंकि इस केस में जो लिफ्ट फोर्स है वो डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स इन नेगेटिव साइन। नाउ लिफ्ट फोर्स इज ड्यू टू द प्रेशर फोर्सेज ऑन अपर एंड बॉटम फेसेस। अब जो लिफ्ट फोर्स इस प्लेट पे एक्ट कर रही है ये किसकी वजह से एक्ट कर रही है, जो प्रेशर फोर्सेज टॉप और बॉटम ऑफ प्लेट पे एक्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे दो प्रेशर फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक वर्टिकली अपवर्ड है। अब ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है, एंड हेंस देयर विल बी टू लिफ्ट फोर्सेज, वन विल बी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड वन विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी उसको हम नेगेटिव से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है उसको हम पॉजिटिव से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस दैट द नेट इफेक्ट ऑफ द लिफ्ट फोर्स विल बी जीरो। तो इस केस में जो नेट इफेक्ट होगा लिफ्ट फोर्सेज का वो क्या होगा, जीरो होगा। दोनों जो है इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इफेक्ट जो लिफ्ट फोर्स का होगा जीरो होगा। ये पॉइंट हमने पीछे भी बड़ी बार डिस्कस कर लिया कि जब भी बॉडी जो होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो के पैरेलल में होगी उस केस में लिफ्ट फोर्स का इफेक्ट जीरो ही होता है। सो ये हमने पीछे डिस्कस भी कर लिया था और यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि जीरो क्यों होता है। सो नेक्स्ट केस इसमें आ जाता है व्हेन प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेकंड केस जब प्लेट जो होगी परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे। सो इस केस में भी दो प्रेशर प्लेट पे एक्ट करेंगे, वन इज बैक साइड ऑफ द प्लेट एंड अदर इज फ्रंट साइड ऑफ द प्लेट। अब जो बैक साइड ऑफ प्लेट पे एक्ट करेगा उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फ्रंट साइड ऑफ प्लेट पे एक्ट करेगा उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दिस केस प्रेशर इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑन द बैक एज वेल एज फ्रंट साइड, इट मींस दैट थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। अब इस केस में जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, बैक साइड ऑफ प्लेट पे भी एक्ट कर रहा है और फ्रंट साइड ऑफ प्लेट पे भी एक्ट कर रहा है, तो इस केस में ऑब्वियस बात है थीटा जीरो के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर टोटल ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए शेयर स्ट्रेस को यूज किया था और लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर को यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर का यूज किया और लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए शेयर स्ट्रेस का यूज किया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपस में रेसिप्रोकल है इन केस ऑफ पैरेलल एंड इन केस ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिक है इन दो फॉर्मूलाज को यहाँ पे याद करने की। सो ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी ए। टोटल ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया को टोटल एरिया से रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर लिफ्ट फोर्स विल बी इक्वल टू, अब इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे दो लिफ्ट फोर्सेज एक्ट करेंगी, वन इज वर्टिकली अपवर्ड एंड वन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है लिफ्ट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ नॉट डी ए। सेकंड वाली हमारे पास जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टाउ नॉट डी ए। तो इस केस में भी हमारे पास जो लिफ्ट फोर्स की वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी। So it doesn't matter कि whether the plate is parallel to the direction of flow or perpendicular to the direction of flow. So in both the cases, the net effect of the lift force will be equal to zero. Next इसमें पॉइंट आता है हमारे पास shear stress distribution on the upper half and lower half of the front face are equal and opposite. So the shear force on the front as well as back face will be equal to zero. Let it be this is the central point of the plate. So जो shear stress distribution होगा अपर हाफ ऑफ प्लेट पे और लोअर हाफ ऑफ प्लेट पे इक्वल होगा, उसकी वजह से जो फ्रंट और बैक साइड पे शेयर फोर्स होगी वो जीरो होगी इस केस में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि लिफ्ट फोर्स ऑन द प्लेट विल बी जीरो वेदर इट्स पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन। इट विल एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेट बट शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ टॉप एंड बॉटम फेसेस। कि लिफ्ट फोर्स की वैल्यू जीरो ही होती है चाहे प्लेट पैरेलल है चाहे प्लेट परपेंडिकुलर है। लिफ्ट फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट तब कर सकती है जब प्लेट इंक्लाइंड होगी टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लेकिन इंक्लाइंड प्लेट के केस में जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी बॉटम और टॉप फेसेस के लिए। जब प्लेट परपेंडिकुलर थी तो उस केस में जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था टॉप और बॉटम फेसेस दोनों के लिए इक्वल था, लेकिन इंक्लाइंड प्लेट के केस में ऐसा नहीं होगा। इंक्लाइंड प्लेट के केस में शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉप और बॉटम फेसेस के लिए डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 0.2 देन द विस्कस फोर्सेज आर प्रीडोमिनेट देन द इनर्शिया फोर्सेज। ये
पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि जब भी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0.2 से कम होती है, उस केस में विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट हो जाती है इनर्शिया फोर्सेस से, मतलब जो विस्कोसिटी है लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाती है। पॉइंट नंबर सेकंड इसमें है, इफ द बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज निग्लिजिबल। तो जब बॉडी जो है कंप्लीटली फ्लूइड में सबमर्ज हो जाती है, सो उस केस में ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से जो लिक्विड जो है बॉडी में फोर्स एक्सर्ट करता है वो निग्लिजिबल होती है, उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो होता है। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे है, इफ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लेस देन 0.3, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी इज निग्लिजिबल। अगर हमारे पास रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड लेस देन आएगा 0.3, उस केस में जो फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्लूइड ऑन द बॉडी ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, वो फोर्स भी क्या होगी, निग्लिजिबल होगी, उसका इफेक्ट भी निग्लिजिबल होगा। सो पॉइंट नंबर फोर्थ इज प्रेशर ड्रैग एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ इज फ्रिक्शन ड्रैग। सो ये पॉइंट हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया कि ड्रैग फोर्स के जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर ड्रैग और सेकंड हमारे पास आता है फ्रिक्शन ड्रैग। प्रेशर ड्रैग किसके बराबर आता है, 1/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स, और फ्रिक्शन ड्रैग होता है 2/3 ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स। ये तो हमें पीछे डिस्कस कर लिया। तो प्रेशर ड्रैग इज आल्सो नोन एज फॉर्म ड्रैग एंड द फ्रिक्शन ड्रैग इज आल्सो नोन एज शियर ड्रैग और स्किन ड्रैग। इनका जो सेकंड नाम है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो टोटल ड्रैग जो हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग, ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे जाता है स्टैग्नेशन पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर वाइल इट्स रोटेटिंग वेयर वेलोसिटी इज 0। तो स्टैग्नेशन पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को कहते हैं जब सिलेंडर रोटेट करेगा तो रोटेशन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स से वेलोसिटी 0 आएगी, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, स्टैग्नेशन पॉइंट्स कहेंगे। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे है मैग्नस इफेक्ट। सो व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट, व्हेन अ सिलेंडर इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म फ्लो अ लिफ्ट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। जब भी हम सिलेंडर को रोटेट करते हैं इन अ यूनिफॉर्म फ्लो, उस केस में जो लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी सिलेंडर में, दैट फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग लिफ्ट फोर्स इन द सिलेंडर इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। इट वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय जर्मन फिजिस्ट H.G. मैग्नस, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज मैग्नस इफेक्ट। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब स्ट्रीमलाइंड बॉडी हम किसको कहते हैं, अ बॉडी हुज सरफेस कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लो। तो जिस भी बॉडी का सरफेस जो होगा स्ट्रीम लाइंस के साथ कोइंसाइड करेगा जब भी हम बॉडी को लिक्विड वगैरह में प्लेस करेंगे, तो दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। सो सिंपली स्ट्रीमलाइन बॉडी मींस जिस बॉडी को हम लिक्विड पे रखेंगे और वो सिंक नहीं होगी, तो दैट इज नोन एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। एग्जांपल ले लो आप, शिप जो है लिक्विड में सिंक नहीं होती है क्योंकि उसकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन बॉडी है, क्योंकि उसका जो सरफेस है वो कोइंसाइड होता है विद द स्ट्रीम लाइंस, दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी के केस में जो प्रेशर ड्रैग होता है वो बहुत कम होता है, तो इट मींस दैट टोटल ड्रैग विल बी ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन ड्रैग। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर ड्रैग की वैल्यू बहुत कम होगी तो टोटल ड्रैग जो स्ट्रीमलाइन बॉडी में आएगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही आएगा, बिकॉज टोटल ड्रैग इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग एंड प्रेशर ड्रैग। ए बॉडी में बी स्ट्रीमलाइन। अब बॉडी जो है किस कंडीशन में स्ट्रीमलाइन हो सकती है, एट लो वेलोसिटीज, जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होगी लो होगी, एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द पाथ ऑफ फ्लो। तो जब हम उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ फ्लो, अगर हम उस पोजीशन से उसको शिफ्ट कर देंगे तो उस केस में बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन पोजीशन में नहीं रह सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास ब्लफ बॉडी। अब ब्लफ बॉडी हम किसको कहते हैं, इट इज टोटली द रिसिप्रोकल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ब्लफ बॉडी जो है टोटली रिसिप्रोकल है स्ट्रीमलाइन बॉडी का। तो ब्लफ बॉडी मींस कि इसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, जब भी हम इसको लिक्विड पे प्लेस करते हैं ये सिंक हो जाती है। एग्जांपल ले लो आप पत्थर की, पत्थर हम लिक्विड पे रखेंगे वो उसमें सिंक हो जाता है। सो इन केस ऑफ ब्लफ बॉडी प्रेशर ड्रैग विल बी वेरी हाई, तो इट मींस दैट कि टोटल ड्रैग विल बी ओनली ड्यू टू प्रेशर ड्रैग। तो वी कैन से दैट कि ब्लफ बॉडी में जो फ्रिक्शन ड्रैग होगा वो बहुत कम होगा, तो इसमें जो टोटल ड्रैग आएगा वो सिर्फ प्रेशर ड्रैग की वजह से ही आएगा। सो ब्लफ बॉडी इज द टोटली रेसिप्रोकल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। So this was a brief introduction about the remaining topics of forces on submerged bodies or forces on immersed bodies. आई होप कि आपको मैंने सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।